गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अड्डा 247। स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 की आज की इंग्लिश की क्लास में और आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सुपर टेट की क्लास। और सुपर टेट की क्लास की अगर बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच मानी जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। आर्टिकल्स की अगर बात करें तो अगर हम सुपर टेट के सिलेबस को देखें तो यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं इसमें आर्टिकल्स भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 आती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यहाँ पर 8 होते हैं हमारे। सबसे पहले तो नाउन आता है, नाउन के बाद आता है आपका प्रोनाउन, देन वर्ब, then it is adverb, noun, pronoun, verb, adverb, then it is conjunction, conjunctions, conjunctions के बाद आता है हमारा prepositions, conjunctions के बाद my dear students आता क्या है, prepositions। तो इस प्रकार से हमारी जो parts of speech होती है इसके बाद आता है prepositions, prepositions के बाद आता है आपका आर्टिकल्स। प्रेपोजिशंस के बाद क्या आता है, आर्टिकल्स। तो प्रेपोजिशन के बाद आता है आपका आर्टिकल्स और एक चैप्टर यहाँ पर और है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स। और एक और यहाँ पर चैप्टर आता है जो कि वैसे कम यूज होता है, आजकल बहुत कम उसका यूज होता है, एंड दैट इज इंटरजेक्शंस। दैट इज इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होती है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, जिनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इनमें से अगर देखा जाए तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स चैप्टर। तो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। अगर अभी तक आपने सेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द क्लास। अगर क्लास ज्वाइन कर ली है तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आर्टिकल्स की अगर बात की जाए, इस प्रकार से हमारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। चलो अब अगर हम यहां पर देखें तो आर्टिकल्स की अगर बात की जाए तो आर्टिकल्स को हम बिल्कुल बिगनिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से हम आर्टिकल्स चैप्टर को स्टडी करते हैं। चलिए एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं एंड आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द क्लास। सभी लोग क्लास के लिए तैयार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और आर्टिकल्स के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, सबसे पहले तो आर्टिकल्स की अगर बात की जाए तो आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम आपको पहले करवाएंगे और इसके बाद हम इसके रूल्स को पढ़ेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं एग्जाम में आए हुए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। ब्लैंक में हमें करेक्ट आर्टिकल को फिल करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट टू मैन टू वॉक ऑन मून। हमें एक बात मालूम है, हमने एक बात पढ़ी हुई है, एक बेसिक सा रूल है, इसको आगे चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर जो क्वेश्चन हमारा है इसमें अगर देखा जाए तो जैसे लिखा है फर्स्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक्सेट्रा लिखा हुआ मिलता है तो समझ जाइएगा कि ये ऑर्डिनल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं। और ऑर्डिनल्स के पहले आप क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। जब भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लिखा हुआ मिलता है तो ये हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं और ऑर्डिनल्स के पहले हम क्या लगाते हैं, द। ऑर्डिनल्स का मतलब हुआ कि ये आपको किसी भी चीज का क्रम बताते हैं। क्या बताते हैं, किसी भी चीज का क्रम बताते हैं। ऑर्डिनल्स की अगर हम बात करें तो ये किसी भी चीज का क्रम बताते हैं। और ऑर्डिनल्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि क्रम बताते हैं या किसी भी चीज का ऑर्डर बताते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात की जाए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट।
फर्स्ट ऑर्डिनल दिया गया है तो आप क्या लगाओगे, ऑर्डिनल्स के पहले दा लगेगा। एंड मेंट टू वॉक ऑन मून, और जो भी चीज यूनिक होती है जैसे कि सन, मून, स्टार्स, दुनिया में जो चीज अपने प्रकार की एक है, हर वो चीज जो यूनिक है, जो अपने प्रकार की एक है, उन सभी के पहले क्या लगता है, दा लगता है। हर वो चीज जो यूनिक है, हर वो चीज जो यूनिक है, जितनी भी हमारी ज्योग्राफिकल बॉडीज हो गई, जितनी भी हमारी ज्योग्राफिकल बॉडीज हो गई, या आप कह सकते हो प्लैनेट्स वगैरह हो गए, ज्योग्राफिकल बॉडीज हो गई, या आप कह सकते हैं हेवनली बॉडीज हो गई, जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह हो गए, ज्योग्राफिकल बॉडीज एज वेल एज जो हेवनली बॉडीज होती हैं, प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, प्लैनेट्स वगैरह जितने भी हमारे होते हैं, सन, मून, स्टार, इन सभी के साथ क्या लगता है, इन सभी के साथ आर्टिकल द यूज होता है। इज इट क्लियर? इन सभी के पहले आप क्या लगाओगे, इन सभी के साथ आप आर्टिकल द लगाते हो। इतना क्लियर हो गया? तो यानी कि मून के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Yesterday I saw European riding on elephant. My dear students, अब किसी भी वर्ड के पहले आपको आर्टिकल ए लगाना है या एन लगाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है उस वर्ड के पहले लेटर की साउंड। किसी भी शब्द के पहले आप ए लगाओगे या एन लगाओगे, ये उस शब्द के पहले लेटर की साउंड डिसाइड करती है, ठीक है ना। अगर हम यूरोपियन की बात करें तो देखो, यूरोपियन जो वर्ड लिखा गया है ना, यूरोपियन में जो ई है, इसमें साउंड किसकी आ रही है, इसमें साउंड आ रही है यू की। हिंदी में बोले तो या में बड़े यू की मात्रा यू की साउंड आ रही है, यू की साउंड आ रही है। तो अगर देखा जाए तो यू क्या है, कॉन्सोनेंट है। यू क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो आप इसके पहले क्या लगाओगे, आर्टिकल ए लगाओगे, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, आर्टिकल ए आ जाएगा। राइडिंग ऑन एलिफेंट, ई को अगर देखो तो ई आपका क्या है, वॉवल है। एलिफेंट की अगर बात की जाए तो ई हमारा क्या है, वॉवल है, और ई में साउंड भी किसकी आ रही है, ई की आ रही है, जो कि एक वॉवल है। वॉवल है तो इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा। ए और एन हमारा सही आंसर होगा। इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन 2 समझ में आ गया सभी को? नाउ लेट्स मूव फर्दर टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। That is the man the police was seeking. ये वो व्यक्ति है जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। That is the man the police was seeking. Seeking का मतलब जिसे वो ढूंढ रही थी, जिसकी वो तलाश कर रही थी। अब देखो, in the above sentence what is the status of two das? ये जो दो दास यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कि ये वाला और एक ये वाला, इसका स्टेटस क्या है, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर आर्टिकल दा बोलते हो तो वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, डेफिनेट आर्टिकल। ओके, तो ये आपका आर्टिकल दा यानी कि डेफिनेट आर्टिकल होगा जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक या कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर सेंस में बात करते हैं, तो वहां पर हम किसको लगाते हैं, दा को लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। इज इट क्लियर? तो दैट इज द मैन, ये वही व्यक्ति है, वो मैन पर्सन पर्टिकुलर हो गया ना, जिसको पुलिस ढूंढ रही है। तो एक पर्टिकुलर एरिया की पुलिस जो है एक पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढ रही है, यानी कि जब आपने स्पेसिफिक सेंस में बात की तो आप क्या लगाओगे, आर्टिकल दा लगाओगे। इज इट क्लियर? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इस सेंटेंस में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ पे दा को भी प्रेफर करते हैं और कुछ केसेस में हम आ को भी प्रेफर करते हैं। तो जो भी हमारी प्रेफरेंस होगी उसके नीचे हम नोट जरूर लिखेंगे। देखिए, अगर देखा जाए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा गया है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगना चाहिए, आर्टिकल ए लगना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। डॉग एक फेथफुल एनिमल है, तो जब भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात पहली बार करते हैं तो उसके साथ आर्टिकल ए लगता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर आर्टिकल ए लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल दा भी अप्रोप्रिएट होगा। दा इसलिए अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की किसी एक क्वालिटी से आप उसके पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की किसी एक क्वालिटी से जब हम उसके पूरे समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की किसी एक स्पेसिफिक क्वालिटी से, किसी एक स्पेसिफिक क्वालिटी से उसके पूरे
ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की एक स्पेसिफिक क्वालिटी से जब आप उसके पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो तो वहां पर आप क्या लगाते हो, उसके साथ आप लगाते हो आर्टिकल द। तो यहां पर देखा जाए तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर द होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की एक क्वालिटी से अगर हम उसके पूरे समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वहां पे क्या लगेगा, द। क्योंकि कोई भी डॉग अगर हम देखें, अब वो कोई भी प्रजाति का हो, कोई भी उसकी ब्रीड हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो सभी के लिए ये बात अप्लाई कर रही है ना। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कोई एक क्वालिटी जिससे कि उसकी पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट किया जाए, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। यानी कि यहां पर जो आंसर होगा दैट विल बी द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब जरा इसी तरीके से बाकी के एग्जाम्पल्स जरा देखिएगा, एक दो और एग्जाम्पल्स हम आपको इस तरीके के बता देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक दो और एग्जाम्पल्स इस तरीके के हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ अगर हम देखें एक और एग्जाम्पल, तो अगर हम बोले यहां पर एक और एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर देखा जाए यहाँ पे लॉयन की अगर बात की जाए, द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल, द टाइगर इज अ FIERCE फियर्स एनिमल। टाइगर एक बहादुर एनिमल है, टाइगर इज अ फियर्स एनिमल। फियर्स का मतलब बहादुर एनिमल ना। तो देखो टाइगर की एक क्वालिटी से उसकी पूरी सभी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वी विल राइट व्हाट, वी विल राइट आर्टिकल द विद इट। सेकेंड अगर देखा जाए, एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक और एग्जाम्पल देखा जाए तो हम कह सकते हैं काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। इज इट क्लियर? चलो अब हम आ जाते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे दा को भी सही मानेंगे, लेकिन इसके साथ हमें नोट लगाना होगा कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की किसी एक क्वालिटी से उसकी पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके साथ हम आर्टिकल द यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलो अब आ जाते हैं हम इसके आगे। देखिए ए को भी सही माना है कुछ लोगों ने, लेकिन आपका आंसर जो भी होगा हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप इसको ये मान के चलिए कि यहाँ पे दा लगाना ज्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन की किसी एक क्वालिटी से अगर उसकी पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे दा लगता है। ओके चलिए, आप इसके नीचे नोट भी लिख करके दे सकते हो कि भाई यहाँ पे हमने दा इस रूल को फॉलो करते हुए लगाया है। ठीक है, आई गेव हिम अ पंच ऑन नोज। देखिए जब भी हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के सेंस में बात करते हैं और किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी की बात करते हैं, तो जैसे आपने बोला कि मैंने उसे उसके हेड पे हिट किया या मैंने उसे उसकी नोज पर हिट किया, तो वहां पे वो पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। अगर हमने बोला कि उसके पैर में चोट लगी तो वो पार्ट्स ऑफ बॉडी कैसा हो गया, स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक हो गया तो अब इस केस में I gave him a punch on his head नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, on the head या nose बोलेंगे। मतलब कि इसको ऐसे समझिए कि जब भी हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी को, इसको ऐसे समझिएगा कि जब भी हम पार्ट्स ऑफ बॉडी को स्पेसिफिक सेंस में यूज करते हैं, स्पेसिफिक सेंस में यूज करते हैं, स्पेसिफिक सेंस में यूज करते हैं, तो इसके साथ हम पोजेसिव केस का प्रयोग नहीं करते, बल्कि क्या लगाते हैं, जब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी को स्पेसिफिक सेंस में यूज करते हैं तो वहां पर उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। तो यानी कि पोजेसिव बताना तो चाहिए पोजेसिव केस, लेकिन पोजेसिव केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पोजेसिव एडजेक्टिव का, यहां पर हम पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर हम पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, हिज, हर, एक्सेट्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, इसकी जगह हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, ही वॉज वाउंडेड। वाउंडेड का मतलब चोट लगना, ही वॉज वाउंडेड इन हिज लेग। अगर हमने बोला कि उसके पैर में चोट लगी है तो ये गलत हो जाएगा, ही वॉज वाउंडेड इन हिज लेग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ही वॉज वाउंडेड इन द लेग। इतना क्लियर हो गया सभी को? अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आई हिट हिम ऑन हिज हेड। मैंने उसे उसके सर पे हिट किया, तो अब ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसकी जगह आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पे आपको लगाना होगा द लगाना होगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया ना? चलो अब आ जाते हैं हम इसके
आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दा का प्रयोग होगा। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? तो जब पार्ट्स ऑफ बॉडी को स्पेसिफिक सेंस में बात करते हैं तो उसके साथ क्या लगता है, दा लगता है। ताजमहल इज मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। ताजमहल मॉन्यूमेंट है जो लव को सिंबलाइज करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए। अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल्स को लेकर के हम आए हैं। पहले हम क्वेश्चंस कराएंगे और फिर हम इसके चैप्टर की आपको थॉरो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे और फिर इसकी थॉरो नॉलेज आई विल जस्ट प्रोवाइड यू। ठीक है, चलिए अगर हम देखें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात करें, जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं या फिर अगर कहा जाए मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो इन सभी के पहले क्या लगाते हैं, इन सभी के पहले लगाते हैं, दा लगाते हैं। ठीक, ताजमहल के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, द ताजमहल इज मॉन्यूमेंट। अब इस मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग, मॉन्यूमेंट इज आ मॉन्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे दा के साथ क्या लगेगा, मॉन्यूमेंट है ना। मॉन्यूमेंट क्या मतलब हुआ, एम से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। मॉन्यूमेंट क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, आ। यह एक मॉन्यूमेंट है, ये एक मॉन्यूमेंट है, मतलब एक ऐसी इमारत है जो लव को सिंबलाइज करती है। तो जब भी एक के सेंस में बात करते हैं, वन के सेंस में, तो वहां पे आप क्या लगाते हो, आर्टिकल ए लगाते हो। तो यह एक मॉन्यूमेंट है ना, क्योंकि आप एक के सेंस में बात कर रहे हो तो वन के सेंस में क्या लगता है, ए लगता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम इसके आगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलो जल्दी से बताओ, इतना क्लियर हो गया ना? अब हम आते हैं इसके आगे। जब भी एक के इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दा और ए लगेगा। चलो अब आ जाते हैं इसके आगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, वी वर वॉचिंग न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग। वी वर वॉचिंग न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग। पिछले हफ्ते हम न्यूज देख रहे थे बीबीसी पर। देखिए अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वी वर वॉचिंग न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग। वी वर वॉचिंग न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग। अब न्यूज की अगर बात की जाए तो न्यूज कैसी है, कोई भी न्यूज हो सकती है। तो न्यूज की अगर बात की जाए तो कुछ नाउन जो होते हैं ना, जैसे कि अगर बोला जाए न्यूज, इनिंग्स, इन सभी नाउन का प्रयोग आप कैसे करते हो। अब वी वर वॉचिंग न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग। हम न्यूज देख रहे थे, किस पर देख रहे थे, बीबीसी पर देख रहे थे। यानी कि अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा, इस सेंटेंस की अगर बात की जाए तो न्यूज किस पे देख रहे थे, बीबीसी पर देख रहे थे, इस चैनल पर। मतलब ये न्यूज कैसी हो गई, पर्टिकुलर हो गई। न्यूज का मतलब जनरल सेंस में नहीं है। तो अगर न्यूज का प्रयोग आप जनरल सेंस में करते, तो आप इसके साथ क्या लगाते, कोई आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल। ठीक, लेकिन न्यूज का प्रयोग जब हम स्पेसिफिक सेंस में करेंगे, जब हम स्पेसिफिक सेंस में न्यूज का प्रयोग करेंगे, तो हम न्यूज किस पे देख रहे हैं, बीबीसी पे। मतलब वो न्यूज कैसी हो गई, स्पेसिफिक। तो जब न्यूज का प्रयोग आप स्पेसिफिक सेंस में करोगे तो इसके साथ क्या लगाओगे, आर्टिकल दा लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? आई थिंक सबको समझ में आ रहा है कि जब भी न्यूज वर्ड का प्रयोग जनरल सेंस में करेंगे तो हम वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक सेंस में करते हैं यूज तो आर्टिकल लगेगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम इसके आगे। अब देखिए सन राइजेस इन द, यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलो अब आ जाते हैं इसके आगे। यहां तक क्लियर है? अब बढ़िए नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, सन राइजेस इन ईस्ट। सन राइजेस इन ईस्ट। अगर देखा जाए तो जितनी भी हमारी ज्योग्राफिकल बॉडीज होती हैं, जितनी भी हमारे ज्योग्राफिकल प्लैनेट्स वगैरह होते हैं जो अपने प्रकार के यूनिक है, हर वो चीज जो यूनिक है, अपने प्रकार की एक है, उसके साथ क्या लगता है, दा लगता है। तो यहाँ पे दा सन लगेगा। ठीक, और डायरेक्शंस की अगर बात की जाए तो डायरेक्शंस के पहले भी क्या यूज होता है, डायरेक्शंस के पहले लगता है आर्टिकल दा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। यहाँ दोनों केसेस में क्या लगेगा, आर्टिकल दा यूज होगा। चलो अब आ जाते हैं इसके आगे।
अब देखिए, अब हम टॉपिक पे अपने आ जाते हैं। आर्टिकल्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो मेनली दो प्रकार के आर्टिकल्स देखे जाते हैं इंग्लिश में दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, एक हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। जनरली अगर देखा जाए तो दो आर्टिकल्स होते हैं दो प्रकार के आपके, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो इंडेफिनेट आर्टिकल की अगर बात करें तो इंडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन, और अगर डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो इसमें आता है द। तो इंग्लिश में देखा जाए तो दो कैटेगरीज के आर्टिकल्स होते हैं, एक इंडेफिनेट और दूसरे डेफिनेट। अच्छा, इंडेफिनेट में ए और एन और डेफिनेट में द। अब हम इंडेफिनेट कब यूज करते हैं? देखिए, अब हम इंडेफिनेट कब यूज करते हैं तो जब कभी भी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जब कभी भी हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको ऐसे समझो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या लगता है? आर्टिकल ए या एन लगता है। जब आपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया तो उसके साथ क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक समय की बात है कि वहां पर एक राजा था। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया तो क्या लगेगा? आर्टिकल ए या एन लगेगा। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या लगेगा? आर्टिकल ए या एन लगता है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, जब उस चीज के बारे में बात की जाती है जिसका जिक्र पहले कर चुके, जैसे हमने कहा कि एक समय की बात है एक राजा था, अब हम दोबारा से उसका जिक्र कर रहे हैं कि दोबारा से इस बारे में बात कर रहे हैं कि द किंग वॉज ऑनेस्ट, तो अब हम उसी राजा की तो बात कर रहे हैं जिसके बारे में पहले हमने चर्चा की। तो जब किसी को पहली बार इंट्रोड्यूस करोगे तो आर्टिकल ए या एन लगेगा, और जब उसका जिक्र दोबारा करोगे तो वहां पे क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। जब जिसका जिक्र आपने पहले कर दिया, जब दोबारा उसका जिक्र करेंगे तो वहां पर क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, तो जब हम पर्टिकुलर सेंस में बात करते हैं या फिर हम डेफिनेट सेंस में बात करते हैं तो वहां पर क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। इतना क्लियर हो गया? जब पर्टिकुलर बात करेंगे तो क्या लगेगा? द लगेगा। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। अगर देखा जाए तो इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं। कितने वॉवल्स होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 वॉवल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 26 अल्फाबेट्स में 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अगर सेशन सही लग रहा है, समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर करते जाइए। चलिए अब आ जाते हैं इसके आगे। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 पे आते हैं। जब भी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसके साथ क्या लगता है? आर्टिकल ए या एन लगता है। तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग होता है। ठीक है, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है और ए का मतलब क्या हो जाएगा? 1। दैट इज एन एप्पल, ये एक एप्पल है। दिस इज अ बॉक्स, दैट इज एन इंक पॉट। यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब पहली बार इंट्रोड्यूस करोगे, फर्स्ट टाइम उसके बारे में बताओगे तो क्या लगेगा? आर्टिकल ए या एन। तो विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन वी यूज आर्टिकल ए और एन। हम ये कह सकते हैं क्योंकि वो वस्तु एक है, सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ हम ए या एन लगाते हैं जो कि 1 को डिनोट करता है। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब जिसकी चर्चा हमने पहले की है, जब हमने पहली बार किसी को इंट्रोड्यूस किया तो ए और एन लगाया, जब दोबारा से उसका जिक्र करेंगे, जिसकी चर्चा हमने पहले की है, जब दोबारा से उसका जिक्र किया तो वहां पे क्या लगेगा? द लगेगा। यानी कि जब कोई नाउन डेफिनेट हो या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक समय की बात है एक राजा था, अब दोबारा हम जब उसके बारे में बताएंगे तो क्या बोलेंगे? द किंग वॉज ऑनेस्ट। अब इसका मतलब होगा कि जिसके बारे में हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन ओनली। ओके, तो दिस इज अ पेन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एक पेन है। अब दोबारा जब इसकी बात करेंगे तो द हो जाएगा। द पेन इज रेड, ये रेड कलर का है। दैट इज एन एप्पल, वो एक एप्पल है और द एप्पल इज स्वीट, एप्पल जो है वो मीठा है। इसी पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे तो क्या लगेगा? द लगेगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
चलिए अब आते हैं हम इसके आगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक बात यहां पर बताना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि दो टर्म्स हमारे सामने आते हैं, एक आता है एब्रीविएशन और दूसरा आता है एक्रोनिम। पहले तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको समझिएगा। एक्रोनिम और एब्रीविएशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं WHO, अब आप ये बताओ ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। किसका शॉर्ट फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। क्या इस WHO को आप कैसे पढ़ते हो, हु पढ़ते हो, हु तो नहीं पढ़ते ना, आप इसको क्या पढ़ोगे, हु पढ़ोगे, नो, आप इसको पढ़ोगे WHO। आप इसको कैसे पढ़ोगे, WHO, यानी कि सभी लेटर्स को सेपरेटली प्रोनाउंस कर रहे हैं, सेपरेटली प्रोनाउंस कर रहे हैं ना। इसी तरीके से अगर बोला जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, तो यहां पर भी सभी को हम अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं। LIC तो सभी को हम सेपरेटली प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यही हमारा एब्रीविएशन कहलाता है। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म जिसके सभी लेटर्स को हम सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं। अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज जिसके सभी लेटर्स को सेपरेटली प्रोनाउंस किया जाता है। Which are pronounced separately, जिसके सभी लेटर्स को when all the letters are pronounced separately, when all the letters are pronounced when all the letters are pronounced separately, जब सभी लेटर्स को सेपरेटली प्रोनाउंस किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जब सभी लेटर्स को सेपरेटली प्रोनाउंस किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड when all the letters are pronounced separately, जब सभी लेटर्स को सेपरेटली प्रोनाउंस किया जाता है, when all the letters are pronounced separately, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एब्रीविएशन कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया सभी को, ओके। तो देखो एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्ड के सभी लेटर्स को जब हम सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एन एब्रीविएशन। सिंपल एब्रीविएशन का अगर मीनिंग देखोगे तो when all letters the letters are pronounced separately, pronounced separately। चलो इसका प्रोनाउंसिएशन, when the pronunciation is done separately, when all the letters are pronounced PRONUNCED, pronounced separately, जब सभी लेटर्स को हम सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं, सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं, then it is called, I would say this thing, जब सभी लेटर्स को आप सेपरेटली प्रोनाउंस करते हो तो उसे एब्रीविएशन कहा जाता है। और जब सभी लेटर्स को एक साथ प्रोनाउंस किया जाता है, इसको ऐसे लिख देते हैं हम शॉर्ट में, when all letters of a short form are pronounced separately, are pronounced separately, तो इसको कहते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एब्रीविएशन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा, एक्रोनिम क्या होता है, जब किसी भी फुल फॉर्म के शॉर्ट फॉर्म के सभी लेटर्स को एक साथ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि फुल फॉर्म दिया गया है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, यूनेस्को। अब यूनेस्को की अगर बात की जाए, ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर यूनेस्को की बात की जाए तो क्या यूनेस्को के सभी लेटर्स को आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, यूनेस्को के सभी लेटर्स को आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, UNESCO, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, यूनेस्को, यानी कि हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, यूनेस्को, एक साथ। यानी कि जब किसी भी फुल फॉर्म के शॉर्ट फॉर्म के लेटर को एक साथ प्रोनाउंस किया जाता है, अ शॉर्ट वर्ड दैट इज मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। किसी भी फुल फॉर्म के शॉर्ट फॉर्म को अगर हम एक साथ प्रोनाउंस करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। when all the letters are pronounced together as one word, when all the letters are pronounced together, तो it is called acronym। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्रोनिम बोलते हैं। जब सभी लेटर्स को एक साथ प्रोनाउंस किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, are pronounced together, it is called acronym, are pronounced
टुगेदर, तो इसे बोलते हैं एक्रोनिम। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चीजें क्लियर हो रही हैं? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस प्रकार से हमने देखा कि एक्रोनिम और एब्रीविएशन में क्या अंतर होता है। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी भी फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म जिसके सभी लेटर्स को हम एक अलग अलग प्रोनाउंस करें, और एक्रोनिम का मतलब होता है किसी भी फुल फॉर्म के शॉर्ट फॉर्म जिसके सभी लेटर्स को हम एक साथ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे सार्क, इसका एक और एग्जाम्पल अगर देखा जाए SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन। फिर आ जाएगा ब्रिक्स, ठीक है ना, तो सभी को एक साथ प्रोनाउंस करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्रोनिम। डिफरेंस समझ में आ गया? अब चलो हम आर्टिकल पे आते हैं। अब हम जरा आर्टिकल पे आते हैं। अगर एब्रीविएशन के पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आर्टिकल लगेगा, स्टूडेंट अगर सेशन सही लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो इसको लाइक और शेयर करते जाइए। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करिए। अब देखो एब्रीविएशन क्या होता है, किसी भी फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म जिसके सभी लेटर्स को हम सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं वो एब्रीविएशन है। फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म जिसके सभी लेटर्स को हम एक साथ प्रोनाउंस करते हैं वो एक्रोनिम है। दोनों के पहले आर्टिकल कैसे लगाएंगे ये डिसाइड किस तरीके से किया जाएगा। तो एब्रीविएशन के पहले आपको ए लगाना है या एन लगाना है, ये इस एब्रीविएशन के फर्स्ट लेटर की साउंड डिसाइड करेगी। एब्रीविएशन के पहले लेटर की साउंड डिसाइड करेगी। जैसे लिखा हुआ है MA, अब देखो MA लिखा हुआ है ना, अब MA के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा या एन लगेगा? देखो क्या लिखा हुआ है, MA लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें MA लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है MA, MA के पहले ए लगेगा या एन लगेगा? तो इसके फर्स्ट लेटर की साउंड डिसाइड करेगी, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो MA में, ई में, एम में किसकी साउंड आती है? ई और एम की साउंड आती है। ई और एम की साउंड आती है, यानी कि सबसे पहले किसकी साउंड आ रही है? ई की साउंड आ रही है। ई की साउंड आ रही है, यानी कि यहाँ पर क्या लगना चाहिए? NMA लगना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से देखा जाए FIR की अगर बात की जाए तो FIR, यहाँ पे देखो तो किसकी साउंड आ रही है? ई और एफ की साउंड आ रही है। सबसे पहले किसकी साउंड आ रही है? इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? ई और एफ की साउंड आ रही है। ई की साउंड आ रही है तो यहाँ भी क्या लगना चाहिए? एल लगना चाहिए। इतना क्लियर हो गया सभी को? इतना क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, क्लियर हो गया सभी को? ओके, चलो अब हम आ जाते हैं इसके आगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके ओके ओके, चलो तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा, और इधर भी क्या लगेगा? NFIR यूज होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम देखें तो साउंड के अकॉर्डिंग, अगर साउंड के अकॉर्डिंग देखा जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो साउंड के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो वोवेल साउंड वाले कितने हैं? वोवेल साउंड वाले हमारे सामने, अगर साउंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वोवेल साउंड वाले कितने हैं? अल्फाबेट्स हैं 12, और कॉन्सोनेंट साउंड वाले कितने अल्फाबेट्स हैं? कॉन्सोनेंट वाले 14 अल्फाबेट्स हैं। देखो जनरली देखा जाए तो 5 कॉन्सोनेंट होते हैं और 21 वोवेल, 5 वोवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। अगर देखा जाए तो 5 वोवेल्स होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर साउंड की बात की जाए, साउंड के आधार पर बात की जाए, तो अकॉर्डिंग टू साउंड अगर देखा जाए तो हमारे देखा जाए वोवेल साउंड वाले अगर अल्फाबेट्स की बात की जाए तो 12 वोवेल साउंड अल्फाबेट्स होते हैं और 14 हमारे कॉन्सोनेंट साउंड अल्फाबेट्स होते हैं। 5 ओके, अगर साउंड के आधार पर देखा जाए ओके, अगर हम साउंड के आधार पर देखें तो हमारे 12 वोवेल साउंड वाले वर्ड्स होते हैं और 14 हमारे कॉन्सोनेंट साउंड वाले लेटर्स होते हैं। साउंड के आधार पर देखा जाए तो 12 वोवेल होते हैं और 14 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम इसके आगे। अब हम इसके आगे आ जाते हैं। अगर साउंड के आधार पे देखा जाए तो 12 वोवेल साउंड होते हैं और 14 हमारे कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड वाले लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात हम आपको बता दें कि वोवेल साउंड की अगर बात की जाए तो देखो ए तो आएगा ही। वोवेल साउंड वाले अल्फाबेट्स में कौन कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो ए आ गया वोवेल साउंड है। फिर ई आ गया वोवेल साउंड है। आई की बात करें तो ये भी वोवेल साउंड है। ओ भी हमारा वोवेल साउंड है। लेकिन यू जो है ना वो आपका वोवेल साउंड नहीं देता है। यू को किस में रखा गया है?
कॉन्सोनेंट साउंड वाले में रखा गया। यू किस में आ जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? यू आपका कॉन्सोनेंट साउंड में आएगा, क्योंकि यू में किसकी ध्वनि आती है? वायु की, जो कि कॉन्सोनेंट है। इज इट क्लियर? तो साउंड के बेसिस पे देखा जाए इस प्रकार से अगर हम देखें तो एफ जो है ये भले ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें साउंड किसकी आती है? ई और एफ की आती है। एच भले ही हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी आती है? वॉवेल की आती है, ई और एच की आती है। ठीक है ना? जैसे हमने लिखा एफ आई आर, तो एफ आई आर की अगर बात की तो साउंड किसकी आएगी? ई और एफ की आएगी। क्या लगेगा? एन लगेगा। एचडीएफसी की अगर बात करो तो साउंड किसकी आएगी? ई एच की आएगी। एन क्या लगेगा? एन लगेगा। एल की अगर बात करो तो एल में भी भले ही एल क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी आती है? अगर कोई एब्रीविएशन स्टार्ट करते हैं तो साउंड किसकी आती है? वॉवेल्स की आती है। तो LIC अगर लिखा है LIC तो साउंड किसकी आएगी? EL की आएगी, यानी कि क्या लगेगा? NLIC। फिर MBA की बात करें तो MBA हो गया, MLA हो गया। MLA में साउंड किसकी आती है? EM की आती है, N लग जाएगा। इज इट क्लियर? फिर अगर बोला जाए R, तो R की अगर बात की जाए RTO तो इसमें भी साउंड किसकी आती है? E और R की आती है, यानी क्या लगेगा? N लगेगा। फिर S को देखा जाए, भले ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? वॉवेल की आ रही है। वॉवेल की साउंड आती है कैसे? जैसे कि अगर हम बोले एस का अगर हम देखें फुल फॉर्म तो SBI, साउंड किस? SBI, ठीक है ना? साउंड किसकी आती है? ई और एस की आती है। क्या लगेगा? एन लगेगा। एक्सरे की एक्स से बात की जाए तो एक्स भले ही आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, साउंड किसकी आ रही है? वोवेल की आ रही है। एक्स का अगर देखें तो लिखा हुआ है अगर लिखा जाए एक्सरे, क्या लिखा हुआ है? एक्सरे लिखा जाए, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरे, ठीक है ना? एक्सरे लिखा जाए तो साउंड किसकी आती है? ई और एक्स की आती है। क्या लगेगा? एन लगेगा। एन लगेगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? तो किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल ए लगेगा या एन, किसी भी एब्रीविएशन एक्रोनिम के पहले ए लगेगा या एन, ये उसके पहले लेटर की साउंड डिसाइड करेगी। और एब्रीविएशन एक्रोनिम में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको क्लियर हो गया। एब्रीविएशन वो होता है जिसमें कि किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसके सभी लेटर्स को सेपरेटली प्रोनाउंस किया जाता है। और एक्रोनिम क्या होता है कि किसी भी शॉर्ट फॉर्म का किसी भी फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसके सभी लेटर्स को एक साथ एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए, जैसे कि हमें मालूम है एक जनरल सा रूल है कि कॉन्सोनेंट साउंड वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ क्या लगता है? ए, और वोवेल साउंड के साथ क्या लगता है? एन। अगर देखा जाए यूरोपियन में साउंड किसकी आ रही है? यूरोपियन में साउंड आ रही है वाई यू की, यानी कि या में ऊ की मात्रा, यू की कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। भले ही ये क्या है? वोवेल है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की, तो ए लगेगा। FIR में अभी हमने आपको बताया भले ही कॉन्सोनेंट है, साउंड किसकी आ रही है? ई और एफ की आ रही है। क्या लगेगा? एन लगेगा। क्लियर हो गया? फिर देखो MP की अगर बात करें तो MP भले ही हमारा क्या है? M से स्टार्ट हो रहा है, E और M, तो भले ही ये स्टार्ट हो रहा है वोवेल्स कॉन्सोनेंट से, साउंड किसकी आ रही है? EM की। क्या लगेगा? N लगेगा। फिर R में H क्या होता है? साइलेंट होता है। H यहाँ पर क्या होता है? साइलेंट होता है। साउंड किसकी आ रही है? ARER, यानी कि आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, सॉरी ए की साउंड आ रही है। ए क्या है? वोवेल है, वोवेल साउंड है, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। SDO साउंड किसकी आ रही है? ई और एस की। क्या लगेगा? एन लगेगा। RTSE इस ई और आर की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, क्या लगेगा? एन लगेगा। क्लियर हो गया? MA में साउंड किसकी आ रही है? ई और एम की साउंड आ रही है, क्या लगेगा? एन। हम्बल पाई में H है और यहाँ पर H साइलेंट नहीं है, H की साउंड आ रही है। यहाँ पे H साइलेंट था, लेकिन यहाँ पर H इज साउंडेड, यहाँ पर H की साउंड आ रही है, H इज साउंडेड। और H इज साउंडेड, लेट मी मेक दिस थिंग क्लियर, यहाँ पे H साइलेंट नहीं है, H क्या है? यहाँ पर साउंडेड है, और H साउंडेड है। एक मिनट, यहाँ पर H आपका साइलेंट नहीं है, बल्कि H क्या है? H हमारा साउंडेड है, H इज साउंडेड, और H साउंडेड है, इसलिए क्या लगेगा? आर्टिकल ए लगेगा। H में H की साउंड आ रही है, H का मतलब हो गया हाँ की ध्वनि आ रही है। अब देखिए यूनिट अगर देखा जाए तो ये क्या है? यूनिट अगर देखा जाए माय डियर स्टूडेंट, तो यूनिट वर्ड जो है भले ही ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की, वाई यू की साउंड आ रही है, यू की आ रही है, यानी क्या लगेगा? ए लग जाएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब आ जाते हैं इसके आगे। AN विद H, AN का प्रयोग H के साथ कैसे होता है? तो सबसे पहले तो व्हेन H इज साउंडेड, जब H की साउंड आती है, तो जब हाँ की H की साउंड आती है तो कैसी साउंड आती है? अगर हम सबसे पहले देखें, जब H की साउंड आती है, किसी भी वर्ड में H की साउंड आती है, यानी कि हाँ की ध्वनि आती है।
अ हॉर्स, तो एच की साउंड आ रही है यानी कि कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, ए लगाते हैं। तो यहाँ पर एच की साउंड आ रही है यानी कि हा की ध्वनि आ रही है, यहाँ पर भी हा की ध्वनि आ रही है, तो क्या लगेगा, एन ए लग जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। एच इज साउंडेड मतलब कि किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगेगा, हा की साउंड आ रही है ना, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो क्या लगेगा, ए लग जाएगा। क्लियर हो गया। जब एच इज अच्छा दूसरा केस देखिए, ओके कॉन्सोनेंट साउंड, यहां साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है तो क्या लगेगा, ए लग जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। दूसरा व्हेन एच इज साइलेंट, जब एच साइलेंट है, जब एच साइलेंट है तो वहां पर देखो कैसी साउंड आती है, अगर एच साइलेंट है तो देखो एच साइलेंट है, आर, आर की ध्वनि आ रही है, आ या ओ। जब एच साइलेंट होता है तो या तो आ की ध्वनि आती है या ओ की ध्वनि आती है, आ या ओ। ओ का मतलब हुआ कि आ के ऊपर चंद्र बिंदी बिना डॉट के हम ये लगाएंगे, ये कहलाएगा क्या, आ या ओ। आ जो है ये आपका ए को प्रोनाउंस करेगा, ए बन गया, और ये जो है इसको बोलते हैं ओ, यानी कि ओ के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो जब एच साइलेंट होगा तो एक तो आर, यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, आर की, यानी कि आ की साउंड आ रही है तो क्या लगेगा, ए लग जाए, एन लग जाएगा। ऑनर, एच साइलेंट है, एच साइलेंट है, सब में एच हटा दो, ऑनर ओ की ध्वनि आ रही है, यानी कि यहाँ पे ओ की, ये वाले ओ की ध्वनि आ रही है, आ में बड़े आ की मात्रा और ऊपर चंद्रबिंदी विदाउट डॉट, यानी कि ओ की ध्वनि आ रही है, ओ की ध्वनि आ रही है तो आप क्या लगाओगे, एन आर लगा दोगे, एन लगा दोगे, एन ऑनर लगाओगे, ठीक है। ऑनरेबल ओ, फिर यहां से ओ की ध्वनि आ रही है, यानी कि ये आपकी यहां पर तो देखा जाए, आर में अगर देखा जाए तो ए की ध्वनि आ रही है, आ की, यानी कि ए की ध्वनि आ रही है, आ बोला जाए या ए बोला जाए, आ बोला जाए या इसको हम ए कह सकते हैं। तो ए की ध्वनि आ रही है ना, आ बोला जाए या ए बोला जाए, तो ए की ध्वनि आ रही है, आ बोला जाए या ए बोला जाए, ए की ध्वनि आ रही है तो क्या लगेगा, एन, क्योंकि वोवेल है। देन ऑनर, ऑनर में ओ की ध्वनि आ रही है, ओ का मतलब हो गया ओ की ध्वनि आ रही है, ओ वोवेल होता है, एन लग जाएगा। ऑनरेबल में भी ओ की ध्वनि आ रही है, ओ मतलब ओ होता है, ओ वोवेल साउंड है तो वोवेल है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। फिर आइए नेक्स्ट पे एयर, ये देखो वर्ड जो है ना, ये भले ही HEIR लिखा है लेकिन इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, AIR, एयर बोलते हैं। ये होमोफोन्स में आता है। HEIR इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एयर, एयर बोलते हैं। HEIR का मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसका मतलब होता है किसी राजा के बेटा, राजा जो बनता है दैट इज कॉल्ड एयर, उसका उत्तराधिकारी हो गया, ठीक है ना। तो एयर वर्ड अगर देखा जाए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें साउंड किसकी आ रही है, इसमें साउंड आ रही है AIR की, AIR की साउंड आ रही है, यानी कि ए की ध्वनि आ रही है तो क्या लगेगा, एन लग जाएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को। और ये किस में आते हैं, ये और ये जो होते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये हमारे होमोफोन्स कहलाते हैं, होमोफोनिक वर्ड्स कहलाते हैं, होमोफोन्स कहलाएंगे। इनको दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं होमोफोन्स। ऐसे वर्ड जिनकी साउंड क्या होती है, सेम होती है, तो इनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। ऐसे वर्ड जिनकी साउंड क्या होती है, सेम होती है, होमोफोन्स कहलाएंगे। चलो अब आ जाते हैं हम इसके आगे। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए एन विद ई, एन का प्रयोग ई के साथ कैसे होता है, तो ई के साथ अगर एन की बात की जाए माय डियर स्टूडेंट, सेशन को लाइक और शेयर करते जाओ, बढ़िया तरीके से सेशन को लाइक कर दीजिए। आज हमारी सबसे पहली क्लास है सुपर टेट के बैच की, और स्टूडेंट सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। और चलो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो एन विद ई, एन का प्रयोग ई के साथ कैसे होता है, तो पहले नंबर पे जब ई इज साउंडेड, जब ई की साउंड आती है, तो जब ई की साउंड आती है तो वो कैसे आती है, या तो आई या ई या ए। ई की जब ध्वनि आ रही किसी वर्ड में, जब ई की साउंड आ रही है तो या तो आई आएगी या ई आएगी या ए। तो जब ई साउंडेड, जैसे आई, ई साउंडेड, आई, इसमें साउंड किसकी आ रही है, आई की आ रही है, आई, यानी कि ये वाला आई है तो ये वोवेल है ना, वोवेल है तो इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। ईयर, ईयर में साउंड किसकी आ रही है, ई की साउंड आ रही है, क्या आएगा, एन आएगा। फिर देखो एलिफेंट, एलिफेंट में साउंड किसकी आती है, ए की आती है। जैसे अगर देखा जाए तो ये वाले ए की साउंड आती है ना, ए की साउंड आती है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है। व्हेन ई साउंडेड, जब ई की साउंड आती है तो एक तो हो गया आई, आई मतलब कि आई की ध्वनि आ रही है, आई वोवेल है, क्या लगेगा, एन।
फिर यहाँ पे ई की ध्वनि आ रही है, ईयर, ई की हिंदी की ई की मात्रा की ध्वनि आ रही है तो क्या लगेगा एन। फिर ये अगर देखा जाए एलिफेंट में ए की मात्रा की ध्वनि आ रही है तो क्या लगेगा एन लग जाएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया। चलो, जब ई साइलेंट होता है तो किसकी ध्वनि आती है, यू की ध्वनि आती है। जब ई साइलेंट होता है तो किसकी ध्वनि आती है, यू की ध्वनि आती है। यूरोपियन, भले ही ई लगा है लेकिन साउंड किसकी आ रही है, वाई और यू की आ रही है, यानी कि क्या लगेगा वाई और यू, यानी कि यू की साउंड आ रही है, क्या लगेगा यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है हाँ अलंकारों, यूलॉजी का मतलब होता है, आप कह सकते हो किसी भी चीज के लिए यूलॉजी जो होता है, हम इसको आपको ऐसे बता देते हैं कि स्टडी ऑफ, चलो ईयोलॉजी का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। अभी हम फिलहाल यहाँ पर देखें तो ईयोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी साउंड किसकी आ रही है, यू की आ रही है, यानी कि वाई यू की, तो क्या लगेगा आ लगेगा। यू, यू का मतलब क्या होता है, फीमेल डियर को बोलते हैं क्या, यू। जो फीमेल डियर होता है उसको बोलते हैं यू। इसमें भी साउंड किसकी आ रही है, ई की आ रही है, यू। यहाँ पे भी साउंड किसकी आ रही है, यू की साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा ए लग जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, इतना क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते हैं हम आप इसके आगे, ए और एन विद ओ। ये यू किसको बोलते हैं, फीमेल, हम कह सकते हैं कि यू जो बोलते हैं फीमेल डियर को बोलते हैं। अब चलो इसके आगे आ जाएगा हाँ नेक्स्ट, ए एन विद ओ। ए एन का प्रयोग ओ के साथ कैसे होता है, ए एन का प्रयोग हम ओ के साथ कैसे करते हैं, व्हेन ओ इज साउंडेड, जब ओ की साउंड आती है। देखो ए एन का प्रयोग ओ के साथ कैसे किया जाता है, जब ओ की साउंड आती है तो यहां पर अगर हम देखें, चलो जल्दी से हम देख लेते हैं यहां पर जब ओ की साउंड आती है हाँ यू किसको बोलते हैं, फीमेल डियर को बोलते हैं। अच्छा, फीमेल शीप को बोलते हैं यू। यू किसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फीमेल शीप को बोलते हैं। हम करेक्ट करवा देते हैं, फीमेल शीप जो होती है ना, फीमेल शीप को बोलते हैं यू, फीमेल शीप को, ठीक है ना, फीमेल शीप को। तो यहाँ पे इसके साथ क्या लगेगा, यू की साउंड आ रही है, क्या लगेगा आ लगेगा। चलो अब आ जाते हैं ए एन विद ओ। ए एन के का प्रयोग ओ के साथ कैसे होता है, तो जब ओ की साउंड आती है यानी कि ओ या ओ की ध्वनि आएगी। अगर देखो ओ की साउंड आ रही है तो ऑरेंज में देखा जाए तो किसकी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, यानी कि एन लग जाएगा। ओशन में ओ की साउंड आ रही है, क्या लग जाएगा एन लग जाएगा। ओरेटर, ओरेटर में भी हाँ ओ की साउंड आ रही है, क्या लगेगा एन लगेगा। ऑक्स, ऑक्स में किसकी साउंड आ रही है, ओ की आ रही है। अच्छा, ऑरेंज में भी अगर हम देखें ना तो ऑरेंज में भी किसकी ध्वनि आती है, ओ की ध्वनि आती है, ओ की ध्वनि। तो देखो जब ओ की साउंड आती है ना, जब ओ इज साउंडेड, व्हेन ओ इज साउंडेड, जब ओ की साउंड आती है तो वहां पर या तो आ की ध्वनि आएगी या ओ की ध्वनि आएगी, आ की ओ की आएगी या ओ की आएगी, ओ या ओ की ध्वनि आती है। जब ओ इज साउंडेड तो वहां पे या तो ओ की ध्वनि आएगी, ओ या ओ। ऑरेंज बोला जाए तो ओ की ध्वनि आ रही है, फिर ओशन बोला जाए तो ओ की ध्वनि आ रही है, ये वाले की। ओरेटर बोला जाए तो वक्ता, ओ की ध्वनि आ रही है। ऑक्स बोला जाए तो ओ की ध्वनि आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा केस जब ओ साइलेंट होता है, जब ओ साइलेंट होता है तो वाह की ध्वनि आती है। वाह यानी कि जैसे बोला जाए 1 रुपी नोट, तो इसमें किसकी साउंड आ रही है, वाह की ध्वनि आ रही है। वाह को अगर हम देखें तो वाह का मतलब हो गया वी की साउंड आ रही है, वी की साउंड आ रही है तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। वन आइड मैन, यहाँ पे भी वाह की ध्वनि आ रही है यानी कि वी की साउंड आ रही है, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। चलो अब आ जाते हैं हम इसके आगे, ए एन विद यू। ए एन विद यू की अगर बात की जाए तो जब यू की साउंड आती है, जब यू की साउंड आती है तो देखा जाए यू इज साउंडेड, जब यू की साउंड आती है तो अगर हम देखें तो यू की साउंड आती है तो वहां पे आ की ध्वनि आती है, किसकी ध्वनि आती है, आ की। तो यू इज साउंडेड तो आ की ध्वनि आती है। अंपायर, अंपायर में साउंड किसकी आती है, ऐसा लगता है अंपायर ऐसे बोला जा रहा है, अंपायर आ की ध्वनि आ रही है, ए की आ रही है ना। तो जब यू की साउंड आती है तो वहां पर किसकी ध्वनि निकलती है, आ की। आ का मतलब अल्फाबेट ए का मतलब वॉवेल, वॉवेल की साउंड आती है तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इतना क्लियर हो गया। चलो
इसको अच्छे से समझ लो। अगर यू इज साउंडेड की बात करें तो यहाँ पे किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है। आ की ध्वनि आ रही है यानी कि ए की ध्वनि आ रही है, ठीक है, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। अम्ब्रेला में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है, क्या लगेगा? एन लगेगा। जब यू साइलेंट होता है तो वाई यू की ध्वनि आती है। यूजफुल में किसकी साउंड आती है? वाई और यू की आती है, यू की, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो क्या आ जाएगा? ए। यूनियन में भी वाई यू की ध्वनि आती है, क्या आएगा? ए। यूटेंसिल में भी वाई यू की ध्वनि आती है, क्या आएगा? ए आ जाएगा। चलिए अब आते हैं इसके आगे। in a hour's time when I had finished the work I got up and slipped out and noticed। 1 घंटे के अंदर जब मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया तो मैं बाहर गया and I slipped out unnoticed। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो in a hour's time की बात करें तो in an hour, आर में बोला ना कि यहाँ पर क्या होता है? एच साइलेंट होता है। यहाँ पर एच इज साइलेंट, एच इज साइलेंट, तो किसकी ध्वनि आती है? आ की ध्वनि आती है, यानी कि क्या आ जाएगा? ए की ध्वनि आती है ना, क्या आ जाएगा? एन आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन आर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? एच साइलेंट होता है। और आर की बात की जाए तो यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है, आ यानी कि वोवेल हो गया, वोवेल हो गया तो क्या लगेगा? एन लग जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? एन आएगा, एन आर्स टाइम। चलो अब हम आ जाते हैं इसके आगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा, ये उस वर्ड के फर्स्ट लेटर की साउंड डिसाइड करती है। अगर किसी सेंटेंस में आपको अगर नाउन दिया गया है तो हमें मालूम है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है? ए या एन लगता है। तो नाउन किसी भी, अगर मान लीजिए किसी वाक्य में नाउन दिया गया है तो नाउन के पहले ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, ये इस नाउन के फर्स्ट लेटर साउंड के आधार पर डिसाइड होगा, फर्स्ट लेटर साउंड के बेसिस पे। फिर अगर नाउन के पहले आपने एडजेक्टिव लगा दिया, अब ए लगेगा या एन लगेगा, तो अब नाउन की साउंड के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, अब हम एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर की साउंड के अकॉर्डिंग, एडजेक्टिव के पहले लेटर की साउंड के अकॉर्डिंग ए या एन लगाएंगे। जैसे लिखा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो अब बॉय के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि ऑनेस्ट की साउंड के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल लगाओगे। ऑनेस्ट में साउंड किसकी आती है? एच साइलेंट होता है, ओ की साउंड आती है, ओ बताया अभी, ओ यानी कि ओ की ध्वनि आती है वोवेल की, तो क्या आएगा? एन आ जाएगा। अब अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाए और फिर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगाए, तो अब नाउन की ध्वनि के अकॉर्डिंग नहीं, एडजेक्टिव की ध्वनि के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि एडवर्ब के पहले लेटर की साउंड के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द sound, according to the sound of first letter we will put A or N। first letter of word we will put what? A और N। वर्ड के फर्स्ट लेटर की साउंड के अकॉर्डिंग ए या एन लगाएंगे। इज इट क्लियर? तो अगर देखा जाए ही इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय लिखा है, फिर आपका एडजेक्टिव लिखा है, वेरी लिखा है, तो वेरी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? ए लग जाएगा, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? ए आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो अब हम आते हैं इसके आगे। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि अगर आपको 2 नाउन दिए गए, अगर आपको 2 एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, यहाँ पर 2 एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, एक ये और एक ये दूसरा एडजेक्टिव, और इन दोनों एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? एंड से जोड़ा गया है। अब ये दोनों एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए यूज हो रहे हैं, तो अगर ये दोनों एडजेक्टिव किसी एक नाउन के लिए यूज हो रहे हैं तो आर्टिकल का प्रयोग एक बार होगा। आर्टिकल का प्रयोग कितनी बार होगा? एक बार होगा। जैसे हमने बोला कोट के पहले हमने लगा दिया रेड एंड ब्लू, तो एक नाउन है और इसके साथ 2 एडजेक्टिव दिए गए हैं जो एंड से जुड़े हैं, लेकिन ये बता तो इसी एक कोट के बारे में रहे ना, तो अब आर्टिकल कितनी बार लगेगा? एक बार लगेगा। यानी कि अगर एक नाउन को डिफाइन किया जाएगा तो आर्टिकल का प्रयोग एक बार होता है। इसका मतलब क्या होगा कि एक कोट है जो रेड और ब्लू कलर का है, एक आर्टिकल है, एक कोट है, देयर इज अ सिंगल कोट विच हैज 2 कलर्स रेड एंड ब्लू। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी नाउन के पहले आपने एडजेक्टिव लगाया और एडजेक्टिव को किससे जोड़ा? एन से जोड़ा, और अब आर्टिकल का प्रयोग आप दोनों एडजेक्टिव के साथ कर रहे हो। यहां पर भी आप ए या एन में से कुछ लगा रहे हो और यहां पर भी आप ए या एन में से कुछ लगा रहे हो, तो अब यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर 2 वस्तुएं हैं और उनके लिए हमने 2 एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया है।
यानी कि अगर एक नाउन को डिफाइन करेंगे तो आर्टिकल कितनी बार आएगा, एक बार। और अगर एक नाउन को डिफाइन करेंगे तो आर्टिकल एक बार आएगा, ए या एन। और अगर दो नाउन को डिफाइन करेंगे तो दोनों एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल आएगा। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है ये पॉइंट? जैसे कि अगर कहा जाए तो यहाँ पर एक ही कोट की बात की जा रही है जो कि रेड और ब्लू कलर का है, तो आर्टिकल एक बार लगा। यहीं पे अगर देखा जाता तो ये देखिए यहाँ पर आपने कोट लिखा और उसके पहले दो एडजेक्टिव्स लगाए, रेड और ब्लू, और आर्टिकल दोनों के साथ लग रहा है। इसका मतलब कि अब दो वस्तुओं की बात की जा रही है, दो कोट हैं और उनमें से एक कोट रेड कलर का है और दूसरा किसका है, ब्लू कलर का है। तो इसका सेंस क्या निकला, इस पूरी बात का निचोड़ ये निकला कि जब कभी भी एक नाउन को डिफाइन करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग एक बार करते हैं। इस पूरी बात का जो कंक्लूजन निकला माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये निकला कि जब आप एक नाउन को डिफाइन करोगे तो आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक बार करोगे, और अगर आप एक से अधिक नाउन को डिफाइन करोगे तो आर्टिकल का प्रयोग प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले करते हैं। एक नाउन को डिफाइन करेंगे तो आर्टिकल एक बार लगेगा, एक से अधिक नाउन को डिफाइन करेंगे तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल का यूज किया जाएगा। एक नाउन को डिफाइन करेंगे तो आर्टिकल एक बार लगेगा। तो आई हैव अ रेड एंड ब्लू पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल है जो रेड और ब्लू कलर की है, ठीक। आई हैव अ रेड एंड अ ब्लू पेंसिल, यानी कि दो पेंसिल्स हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। इज इट क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर। All the staff of this office hold the view that Mr. Harsha Sinha is a very wise and an intelligent officer. अब एक व्यक्ति की बात की जा रही है, एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज बताई जा रही है, तो एक नाउन को डिफाइन करेंगे तो आर्टिकल कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। यानी कि यहाँ एन नहीं लगेगा, सिर्फ अ वाइज यूज होगा, अ वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन। ओके चलो अब आ जाते हैं हम इसके आगे। अब मोर यूजेस ऑफ ए और एन। ए और एन का मतलब होता है एनी, एनी का मतलब कोई। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ क्या लगता है, ए और एन। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। यानी कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करोगे तो आर्टिकल ए या एन लगेगा, ठीक है। ए और एन का प्रयोग किसके लिए होता है, वन के लिए होता है। जैसे कि जब एक की बात करोगे तो वहां पर क्या लगता है, ए और एन लगता है। वीट सेल्स 20 रुपीज अ किलो, 20 रुपीज तो बहुत कम है, हम कह सकते हैं 50 रुपीज अ किलो बोल सकते हैं। तो वीट जो है 50 रुपए प्रति किलो बिकता है, तो आ का मतलब क्या हो गया, 1 किलो। तो चलिए आज हम यहीं तक, अच्छा चलो। It is only after the war is over that people realize how bad it was. किसी भी युद्ध का परिणाम कैसा होता है, किसी भी युद्ध का परिणाम जो है, हमें देखो यहां पर बताओ एरर क्या है, एरर क्या है यहां पर, चलिए देखते हैं इसमें एरर क्या है। It is only after the war is over that people realize how bad it was. देखो वॉर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर युद्ध की बात नहीं की जा रही है कि बैटल ऑफ पानीपत की बात की जा रही हो या किसी पर्टिकुलर बैटल की बात की जा रही हो। यहाँ जो बात की जा रही है ये आपके किसकी बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर युद्ध की बात नहीं की जा रही है, किसी स्पेसिफिक वॉर की बात नहीं की जा रही है। ये तो जनरल बात बोली जा रही है कि किसी भी युद्ध का परिणाम कैसा होता है, बुरा होता है। तो अगर हम वॉर वर्ड का प्रयोग जनरल सेंस में करते हैं, जब वॉर का प्रयोग आप जनरल सेंस में करोगे तो जनरल सेंस में जब आप प्रयोग करोगे तो क्या लगाओगे, आर्टिकल ए लगाओगे, और जब किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज करोगे तो दा लगेगा। तो हम जनरल बात करें ना कि किसी भी युद्ध का परिणाम बुरा होता है, तो यहाँ पे जनरल सेंस में वॉर वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। तो यहाँ पे दा नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। चलो आज के लिए इतना ही। आई होप सबको समझ में आई क्लास, एंड उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराएंगे, इसके साथ साथ हम सुपर टेट के लिए बाकी जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको कवर करवाएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस करवाएंगे, यानी कि पूरी कंप्लीट इंग्लिश यहाँ पर डिस्कस होगी आपके सुपर टेट के बैच के लिए। और जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट के एग्जाम की, वो सभी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेशन डेली 11 बजे आता है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस प्रॉमिस के साथ मिलते हैं कि भाई आगे आने वाला जो वर्ष है, ये जो हमारा 2022 है, आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। आप सभी जो हैं एक प्रकार से आपकी सारी विशेष जो हैं फुलफिल हो। हम यहाँ पर आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं आज के गणतंत्र दिवस की, और साथ ही ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि एक ही विश मांगते हैं कि आपकी जितनी भी विशेष हैं, देयर इज ओनली वन विश दैट ऑल योर विशेस कम ट्रू,
ठीक है, तो स्टूडेंट सेशन को नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करिएगा। कल मिलेंगे फिर से 11 बजे क्लास में, और टिल देन योर इंग्लिश गुरु साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।